नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम तीसरा मुख्य मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो कि संविधान के भाग 3 में ही अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित किया गया। जब हम भारतीय समाज की संरचना को थोड़ा समझते हैं, अगर आप समाज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या पढ़ा है आपने, तो हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो कमज़ोर वर्गों की श्रेणी में आते हैं। तो उन वर्गों को पर्टिकुलर शक्तिशाली या ताकतवर वर्गों के शोषण से बचाने के लिए हमारे मूल संविधान निर्माता ही संविधान में कुछ ऐसे उपबंध कर देना चाहते थे कि इनको शोषण को रोका जाए और ये अपनी गरिमामय जीवन को जी सके। तो इसी के लिए बात को संविधान मूल अधिकारों में लिखने के लिए 23 और 24 अनुच्छेद में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि समाज के जो वंचित वर्ग है उसको किसी भी तरह के शोषण से बचाने की व्यवस्था की जा सके। भारतीय समाज में जब आप देखते हैं कि स्त्री है, दलित है, जनजातियां हैं, भूमिहीन मजदूर है, गरीब किसान हैं या फिर अनाथ बच्चे हैं, जैसे कई दुर्बल या कमज़ोर वर्ग थे जिन्हें ताकतवर वर्गों के शोषण से बचाने के लिए विशेष संरक्षण की नीड थी। और इन्हीं आवश्यकताओं को संविधान सभा ने समझते हुए संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 की व्यवस्था की। इनकी जो मूल विषय वस्तु है संविधान में, बेसिकली वो आर्टिकल 23 की ये है कि मानव के दुर्व्यापार, जिसको इंग्लिश में ट्रैफिकिंग बोलते हैं, दुर्व्यापार, बेगार अर्थात बिना पैसे दिए काम करवाना, और बलात्सर्म, फोर्स्ड लेबर जिसको बोलते हैं, फोर्स्ड लेबर, बलपूर्वक काम कराना, धमकाकर का प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन। और आर्टिकल 24 की जो व्यवस्था की गई है वो बच्चों के कारखानों में काम करने पर रोक या प्रतिबंध की बात कही गई है। तो हम दोनों आर्टिकलों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो पहला हम आर्टिकल जो देखेंगे वो है आर्टिकल 23, जिसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें दो भाग है। आर्टिकल 23 के तहत दो खंड है, 23(1) और 23(2). इसमें 23(1) का जो मूल पाठ है, जो आप ये देख रहे हो कि इन मानव का दुर्व्यापार और बेगार या इसी प्रकार के बलात्सर्म को प्रतिबंधित या प्रतिषेध किया जाता है, और इसका कोई भी अगर उल्लंघन करेगा तो वो अपराध होगा और विधि के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति को यह संरक्षण सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। राज्य शोषण नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं कि राज्य को शोषण करने से रोका गया है। कोई प्राइवेट निजी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जो व्यक्तियों का क्रय विक्रय का खतरा राज्य की ओर से कम होता है और प्राइवेट व्यक्ति की ओर से ज़्यादा होता है। और अब ये देखते हो कि मानव का दुर्व्यापार ये नागरिकों को नहीं मिला गया अधिकार, क्या सभी, ऐसा नहीं कि केवल नागरिक। तो इसमें ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये संरक्षण सिर्फ नागरिकों को नहीं है, बल्कि सभी लोगों को है, भारत में रहने वाले, चाहे वो नागरिक हो या नहीं हो। ऐसा इसलिए था कि इस अधिकार का संबंध क्या है कि प्रत्येक मानव के लिए जो जरूरी मूल मानव अधिकार होता है उससे भी है, और भारत की एकता और अखंडता से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए इसको सभी निवासियों को यह अधिकार दिया गया है। अब हम अगर शब्द देखें, मानव का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, तो इसका अर्थ के संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई मामलों में इसका स्पष्ट किया कि मानव का दुर्व्यापार आप किसे कहेंगे। इसका सामान्य सा अर्थ तो ऐसा होता है कि मनुष्य का क्रय विक्रय करना, जैसा कि हम यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका में इतिहास में दास प्रथा में दिखाई देता है कि दास को खरीदा बेचा जाता था, वैसा ये सामान्य सा अर्थ है। परंतु भारतीय इतिहास में ऐसा कभी ये प्रथा थी नहीं, दास प्रथा, ऐसा मनुष्य को बेचने की। इस पर इतिहासकारों में मतभेद है कि इतिहासकार कहते हैं है या नहीं थी।
तो यही कारण था कि अनुच्छेद 23 में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। जब आप अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह दास प्रथा का प्रतिषेध की बात स्पष्ट तौर पर सीधे बात कही गई है, क्योंकि वहाँ दास प्रथा एक समस्या थी। इस कारण वहाँ पर गृह युद्ध भी लड़ना पड़ा इस प्रथा को खत्म करने के लिए। तो जहाँ तक भारत का प्रश्न था, तो यहाँ ये व्यवस्था औपचारिक रूप से नहीं थी, पर व्यवहारिक रूप में ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वेश्यावृत्ति जैसे काम के लिए महिलाओं या बच्चियों को बेचा जाता है। और कई मामलों में क्या होता है कि छोटे और गरीब बच्चों को भी भिक्षावृत्ति के लिए या बाल श्रम के लिए या फिर बाल यौन दुराचार के लिए बेचा जाता है। तो यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मानव का दुर्व्यापार शब्दावली है, इसकी व्याख्या करते हुए उसमें कई चीज़ों को शामिल किया है। जो पहली चीज़ तो है कि मनुष्य का क्रय या विक्रय करना, ये मानव के दुर्व्यापार में आएगा। दूसरा, किसी स्त्री को प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए बाध्य करना और उसकी आय से जीवन यापन करना। और तीसरा जो कह रहा है कि दास प्रथा का कोई भी रूप होगा वो मानव के दुर्व्यापार में सम्मिलित होगा। तो ये मानव का दुर्व्यापार से विस्तृत अर्थ ये था। नेक्स्ट जो इसकी शब्दावली है वो है बेगार। बेगार को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर और बलात् श्रम को बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो इसका भी प्रतिषेध इस आर्टिकल में किया गया है। तो बेगार क्या है कि एक सामंतवादी समाज की शोषणकारी प्रणाली का नाम है, जिसमें क्या करता है, सामंत या जमींदार वर्ग के लोग क्या करते थे, गरीबों से काम तो लेते थे किंतु उनकी सेवा के लिए उनके कोई मूल्य नहीं चुकाते थे, उनको कोई पैसा नहीं देते, मजदूरी नहीं देते थे। और गरीबों को ये बेगार इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें यातनाएं दी जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेगार और बलात् श्रम का अर्थ भी कुछ अपने डिसीजन में विस्तृत रूप से दिया है। तो उसका एक पहला केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 1982 में, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। तो इस मामले में क्या हुआ, जिसको एशियाई खेलों के मामले के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये एशियन गेम्स केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जो बलात् श्रम शब्दावली में बल शब्द है, जो फोर्स है, बलात् श्रम जिसमें बल शब्द है बलात्, तो उसका सिर्फ मतलब शारीरिक बल से ही नहीं या कानूनी बल तक सीमित नहीं है। इसमें वह बल भी शामिल है जो किसी गरीब व्यक्ति की मजबूरी के कारण संपन्न व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है और वह उन मजबूरियों का फायदा उठाकर उससे अपना पारिश्रमिक पर काम करवा लेता है। तो ये मनुष्य की मजबूरी का भी फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस वो था 1983 का बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। इसी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये दृष्टिकोण अपनाया और अमानवीय स्थितियों में जो काम करने वाले खदान मजदूर थे उनको आर्टिकल 23 के तहत शोषण का शिकार माना उसने सुप्रीम कोर्ट ने। तो 3 शब्दावली, मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। तो इनको हमने जाना कि विस्तृत रूप में इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। अब जिसमें आगे कहा गया है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। अगर ये चीज़ आप कोई भी करते हो तो अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो अगर हम देखते हो कि अनुच्छेद अपने आप में 23 है वो पर्याप्त नहीं है और इसके लिए दंड की व्यवस्था करने के लिए कोई विधि बनाए जाने की भी ज़रूरत होती है। वो विधि बनाने का काम देश की संसद करेगी। और संविधान में ही आर्टिकल 35 में क्या संसद को एक शक्ति दी गई है कि वे मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक विधियां बनाए। आर्टिकल 35 में संसद के अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को व्यवहारिक रूप में लागू कराने के लिए कानून बनाए। तो संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 2 कानून बनाए मानव के दुर्व्यापार से रोकने के लिए। पहला कानून था वो है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, एक्ट या अधिनियम। ये बनाया था 1956 में। और दूसरा जो कानून बनाया था
वो बनाया था बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन एक्ट 1976। तो आर्टिकल 23 को परिवर्तित कराने के लिए संसद ने 2 कानून बनाए, 1956 का अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम और 1976 का बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। तो ये आर्टिकल 23(1) में बात कही गई है और इसको लागू करने के लिए संसद ने ये कानून बनाए दिए। अब जो दूसरा भाग है अनुच्छेद 23 का, उसका अनुच्छेद 23(2) है, वो अनुच्छेद 23(1) का विशिष्ट अपवाद है। और ये अपवाद क्या है? ये अपवाद ये है कि राज्य निजी व्यक्ति नहीं, राज्य क्या करेगा? सार्वजनिक प्रयोजन पब्लिक पर्पज के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू कर सकता है, कंपलसरी सर्विस, और किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य भी कर सकता है। जैसे कि उदाहरण से अगर हम समझे तो जैसे कि राज्य भारत है, जैसे युद्ध जैसी स्थिति होने पर क्या कर सकता है कि अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर सकता है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, जो कई देशों में लागू भी है, इजराइल जैसे देशों में। तो हमारा राज्य भी अगर युद्ध में ज़रूरत पड़े तो इस सेवा को लागू कर सकता है। तो किसी प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संकट के समय अनिवार्य सामाजिक सेवा को भी लागू कर सकता है। इजराइल, क्यूबा, वियतनाम है, वहाँ पर क्या मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है कुछ सालों के लिए। भारत में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस संबंध में एक बात है जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आर्टिकल 23 राज्य पर यह बाध्यता है कि अनिवार्य सेवा वो अधिरोपित करने की प्रक्रिया में ओनली धर्म, मूल वंश, रेस, कास्ट और क्लास या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि राज्य अनिवार्य सेवा लागू करता है तो किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों तक उसे सीमित नहीं कर सकता। इसमें 2-3 चीज़ें शामिल नहीं है, लिंग, आयु या जन्म स्थान या निवास स्थान जैसे आधार इसमें शामिल नहीं है। इन आधारों पर क्या होता है, अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। जैसे महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष के लिए कर सकते हैं, और इतनी वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए 18 साल से ऊपर इनके लिए लागू कर सकता है। तो इन पर भेदभाव कर सकता है आयु या लिंग के आधार पर। तो ये आर्टिकल 23 का मोटा मोटा विश्लेषण हमने देखा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 24। इसकी हेडिंग है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। वैसे अगर हम आगे भी पढ़ेंगे मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिए गए हैं, उसमें एक आर्टिकल है 39(ई) और 39(एफ). तो उसमें नीति निर्देशक तत्व में क्या किया गया कि बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त की गई है कि उनको काम की सुकुमार अवस्था में उपलब्ध कराई जाएगी। इसी की ठोस अभिव्यक्ति हमें आर्टिकल 24 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 24 के विशेष तौर पर क्या करता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए ऐसे कार्य करने से बचाता है जो उनकी आयु की दृष्टि से उचित नहीं है। और इसमें 3 प्रकार के कार्यों का प्रोहिबिशन किया गया है। पहला है कारखानों में काम करने का प्रोहिबिशन, दूसरा है माइंस में काम करने का प्रोहिबिशन, और तीसरा है किसी अन्य हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम करने का प्रोहिबिशन। तो इसमें जो 3 शब्द है, कारखाना, खान और परिसंकटमय नियोजन, अन्य परिसंकटमय नियोजन। तो कारखाना या खान के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है, किंतु जो एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी व्यापक व्याख्या की है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, केस आया था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1983 का। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न विचारणीय किया था कि भवन निर्माण कार्य जो कंस्ट्रक्शन वर्ग है, कंस्ट्रक्शन वर्ग में क्या 14 वर्ष से कम आयु को बच्चा का काम करना संवैधानिक है या नहीं है। तो इसमें कोर्ट ने तर्क दिया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 का एक एक्ट है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट की अनुसूची में जिन काम को बच्चों हेतु वर्जित किया गया है उनमें भवन निर्माण का कार्य शामिल नहीं है।
ये तर्क दिया गया था पिटिशंस की ओर से, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया चाहे उस एक्ट में ये भवन निर्माण को शामिल किया गया हो या नहीं किया गया हो, भवन निर्माण कार्य एक जोखिम भरा कार्य है, इसलिए अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये निषिद्ध है, प्रतिषिद्ध है। और कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को ये सलाह भी दी कि वो जितना जल्दी हो सके भवन निर्माण कार्य को अधिनियम की जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट है उसमें शामिल करे। और इसी में एक और महत्वपूर्ण केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 1996 में, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी। इसके माध्यम से एक सोशल वर्कर था, सामाजिक कार्यकर्ता, श्री MC मेहता ही नाम था उनका। उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु में जो एक सिटी है शिवकाशी, जहाँ पर फटाके और माचिस के बहुत से कारखाने हैं और वहाँ पर एक्सप्लोइटेशन का ये काफ़ी फैक्ट्रियाज है, तो वहाँ पर काम करने रहे हजारों बच्चों की हालत पर विचार करने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से भी लिया और इसकी परिधि को काफ़ी व्यापक आधार प्रदान किया और बाल श्रम को भी इसमें शामिल कर लिया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में हो रहे बाल श्रम को इसमें शामिल किया जाता है आर्टिकल 24 में। और सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रमिकों के संरक्षण के लिए कुछ मार्गदर्शन भी तय किए, जिसमें मुख्य काम ये है, मार्गदर्शन ये था कि बच्चों को जोखिम भरे कार्य में नियोजित करने वाले सभी नियोजक को अपने यहाँ काम करने वाले बच्चों के लिए 20,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के तौर पर राशि जमा करानी होगी। और ये राशि किस में जमा होगी, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड में स्थापना की जाएगी, जिसका प्रयोग क्या किया जाएगा, बच्चों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। और बाद में बोला कि जो बच्चे इन कारखानों से मुक्त होंगे काम में, तो उनके जो काम देने वाले नियोजक था उनका दायित्व होगा कि वो मुक्त किए गए बच्चों को के स्थान पर उनके घर वालों को रोजगार दे। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट इसमें काफ़ी भिन्न भिन्न व्याख्याएं की थी कि कारखानों का आदेश किन किन उद्योगों में लागू होगा, जैसे कांच उद्योग है फिरोजाबाद का, मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग है, गुजरात का हीरा उद्योग है, मुरादाबाद में तांबे का बर्तनों का उद्योग है, अलीगढ़ में ताले बनाने का उद्योग है, जयपुर में महंगे पत्थरों का उद्योग है, मंदसौर में स्लेट बनाने के कारखाने हैं। तो इसमें मतलब काम नहीं कर सकते बच्चों को, इनमें अगर काम कराएगा तो वो बाल श्रम की परिधि में आएगा। तो ये निर्णय क्या था कि जो MC मेहता वाला केस में था, ये बच्चों के हितों के संरक्षण दृष्टि से अत्यंत महत्व का डिसीजन है। परंतु इसको लेकर व्यवहारिक समस्या क्या है कि जो ऊपर हमने उद्योग देखे उसमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र के उद्योग थे और इनमें काम करने वाले नियोजक को, बच्चों का कोई नियोजकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो इसलिए नियोजकों ने क्या किया, इनका पुनर्वास कोष बनाना अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि अनफॉर्मल सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसमें कोई रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं होती, तो उनमें उनसे पैसे लेकर नियोजकों के ये काम मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा जो बच्चे इसमें काम करने वाले थे वो भी निरक्षर थे और अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक नहीं थे। तो इसलिए वे ऐसी हालत में नहीं थे कि इन निर्देशों का वो समुचित लाभ उठा सके। फिर भी इस निर्णय का असर ये हुआ कि बच्चों को शोषण करना अब उतना आसान नहीं रह गया जितना पहले था। और 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए जो आर्टिकल 21K में राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार बनने के बाद अब बच्चों के हितों का संरक्षण और बेहतर तरीके से हिंदुस्तान में हो पा रहा है। और एक बात ध्यान देने वाले कि हमारी संसद, देश की संसद ने भी बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम करने से बचाने के लिए बहुत से एक्ट बनाए हैं, जैसा कि फैक्ट्री एक्ट है 1948 है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है 1951 है, माइंस एक्ट है 1952 है, चाइल्ड एक्ट 1960 है। इन सभी कानूनों में क्या बच्चों पर हो रहे शोषण और दमन को नियंत्रित करने में सहायता दी है, जिससे कि बच्चे अपनी सुकुमार अवस्था का अच्छा प्रयोग कर सके और अपना जीवन को मन चाहे रूप दे सके और अपने गरिमामय जीवन जी सके। तो ये आर्टिकल 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग था उसमें हमने ये जाना। नेक्स्ट क्लास में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।